सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मुकेश क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है प्यारे विद्यार्थियों, अभी कोरोना काल में सभी जो विद्यार्थी वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन दोस्तों कोरोना काल में आपके लिए आपके समय को महत्वपूर्ण समझते हुए यहाँ पर मुकेश क्लासेज आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आया है प्यारे विद्यार्थियों। और इस मौके को आपको नहीं गंवाते हुए यहाँ से ज़्यादा क्या करना है, आपको इसका बेनिफिट लेना है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक भी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे विद्यार्थियों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी राजस्थान का सामान्य परिचय, सबसे पहला टॉपिक रहा था। उसके बाद अपन ने बात की थी राजस्थान का नामकरण। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या जो रहे हैं इतिहासकारों के मत, उन सब के बारे में अपन ने यहाँ पर बात की थी। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं वो आप पीछे देख पा रहे हैं, जैसा कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है आमेर का इतिहास। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आमेर का जो इतिहास है यहाँ से हमेशा किसी एग्जाम के अंदर किसी न किसी रूप पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो विद्यार्थियों इधर पूरा ध्यान आपका बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल आप अपना रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठिए, जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है कि उसे हैंड टू हैंड अपने रजिस्टर के अंदर क्या कर देना है, नोट कर देना है। ध्यान दीजिएगा। अब इसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हैं और आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो आमेर का इतिहास है। और आमेर का इतिहास यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। आप पूरे ध्यान से यहाँ पर क्लास पूरी लीजिएगा। ये मैं आपका दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका ट्यूशन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों। इसी क्रम में अपन आगे बात करते हैं विद्यार्थियों। तो देखिए आमेर का इतिहास अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन यहाँ बात करें कि आमेर किसे कहा जाता है। जो जगह है वो आमेर किसे कहा जाता है, या फिर जिसे आप अभी आमेर कहते हैं उसे प्राचीन समय में क्या कहा गया था। तो विद्यार्थियों इसी क्रम में अपन शुरू करते हैं आज के अपने क्लास। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आमेर की बात करूं यहाँ पर, तो आमेर का प्राचीन नाम, आमेर का प्राचीन नाम, तो आमेर का प्राचीन नाम क्या मिलता है? आमेर का प्राचीन नाम क्या मिलता है प्यारे विद्यार्थियों? वो मिलता है ढूंढाड़ प्रदेश। क्या मिलता है? ढूंढाड़ प्रदेश। तो आमेर का प्राचीन नाम क्या हो गया? ढूंढाड़ प्रदेश। अब आमेर जो है इसका प्राचीन नाम ढूंढाड़ प्रदेश हो गया है, लेकिन ऐसा क्या रहा या फिर यहाँ ऐसी क्या घटना घटित हुई जिस कारण इस क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश कहा गया है? ठीक है, तो इसी के क्रम में अपन आगे बात करते हैं कि इस क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश क्यों कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र में प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, ये जो आपका क्षेत्र है इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढाड़ प्रदेश क्यों कहा गया है? तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ढूंढाड़ प्रदेश क्यों कहा गया है। देखिए इस क्षेत्र में ढूंढ नदी बहने के कारण यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में ढूंढ नदी बहने के कारण यह क्षेत्र ढूंढाड़ प्रदेश कहलाया। क्या कहलाया? ढूंढाड़ प्रदेश कहलाया। तो प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने ये चीज क्लियर हो चुके हैं कि आमेर जो है, आमेर को प्राचीन समय में क्या कहा गया था? ढूंढाड़ प्रदेश।
और ढूंढाड़ प्रदेश इसको क्यों कहा गया, इसकी भी आपके सामने स्थिति क्लियर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में ढूंढ नदी बहा करती थी, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, ढूंढाड़ प्रदेश कहा गया है। आगे दोस्तों आप सब जानते हैं कि आमेर जो है, आमेर में किस वंश के द्वारा शासन किया गया है, तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर आमेर में जिस वंश ने शासन किया था वो कौन सा वंश था, कछवा वंश था। कौन सा वंश था, कछवा वंश था। तो आमेर में शासन करने वाला वंश कौन सा हो गया, आपका कछवा वंश हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आमेर में शासन करने वाला वंश कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, तो हो जाता है आपका कछवा वंश। कौन सा वंश हो गया, कछवा वंश। तो ये चीज भी आपके सामने यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं कि आमेर में शासन करने वाला जो वंश रहा है वो कौन सा वंश हो जाता है, आपका कछवा वंश हो जाता है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कछवा वंश जो है, इस कछवा वंश का शासन आमेर में रहा है। अब कछवा वंश के शासकों के बारे में या फिर यूं कहें कि इनकी उत्पत्ति के बारे में अपने को कहां से जानकारी मिलती है, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कछवा वंश के बारे में जो आपको जानकारी मिलती है प्यारे विद्यार्थियों, उसके बारे में अपन यहाँ देख के बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो मैं यहाँ पर बात करूं, जो कछवा वंश के शासक हैं, ये मान लीजिए आपका कछवा वंश कछवा वंश के शासक स्वयं को भगवान राम के पुत्र भगवान राम के पुत्र कौन थे प्यारे विद्यार्थियों, तो लव और कुश थे। कौन थे, लव और कुश। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कछवा वंश के जो शासक हैं ये स्वयं को भगवान राम के पुत्र कौन हो जाएंगे, कुश। भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं, कुश का वंशज मानते हैं। ये चीज भी आपके सामने क्लियर हो गई। पहली बात तो यहाँ पर जो आमेर के कौन से कछवा वंश के शासक हैं, ये स्वयं को किसका वंशज मानते हैं, भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कौन है, भगवान राम। ठीक है, भगवान राम के कितने पुत्र हैं, दो पुत्र कौन हो गए, एक तो कौन हो गए, लव, दूसरे कौन से हो जाते हैं, कुश। भगवान राम के कितने पुत्र हो गए प्यारे विद्यार्थियों, लव और कुश हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो आमेर के कछवा वंश के शासक है वो क्या है, कुश के वंशज माने गए हैं। किसके वंशज माने गए, कुश के वंशज माने गए हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर जैसे मैं आगे बात करूं तो एक शिलालेख मिलता है आपको, आमेर का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, आमेर शिलालेख। आमेर शिलालेख जो है, ये आमेर शिलालेख ये कब का है, ये 1612 ईस्वी का शिलालेख है। कब का शिलालेख है प्यारे विद्यार्थियों, 1612 ईस्वी का शिलालेख कौन सा है, आपका आमेर शिलालेख है। अब ध्यान दीजिएगा, आमेर जो शिलालेख है 1612 ईस्वी का, इस आमेर शिलालेख के अंदर जो कछवा वंश है, कछवा वंश के शासक इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया है रघुवंश तिलक कहा गया है। क्या कहा गया है प्यारे विद्यार्थियों, रघुवंश तिलक कहा गया है। तो सबसे पहला तो आपको कहां पर कि कुश के वंशज कछवा कहलाए। ठीक है, इसके बाद आमेर शिलालेख 1612 ईस्वी का, यहाँ पर कछवा वंश के शासकों को क्या कहा गया, रघुवंश तिलक कहा गया है। क्या कहा गया है, रघुवंश तिलक कहा गया है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
आपके जो राजस्थान के जो राज्य कवि हैं, राज्य कवि कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपके राजस्थान के जो राज्य कवि हैं वो कौन है, फटाफट से कमेंट करके बताइए जल्दी से। देखे जो राज्य कवि हैं वो कौन हो जाते हैं आपके यहाँ पर, सूर्यमल मिश्रण हो जाते, कौन हो जाते हैं, सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण को हाड़ौती में रहने वाला प्रत्येक स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से इनके बारे में जानकारी रखता है प्यारे विद्यार्थियों। क्यों, क्योंकि बूंदी जिले के हिंडोली तहसील में गांव पड़ता है हरना गांव, वहां जो है इनके जन्म स्थली मानी गई है कि इनके सूर्यमल मिश्रण की। तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ आता है और ग्रंथ का नाम क्या मिलता है, ग्रंथ का नाम मिलता है वंश भास्कर। क्या मिला, वंश भास्कर। ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर। तो सूर्यमल मिश्रण के जो ग्रंथ है वंश भास्कर, इस वंश भास्कर में ये कछवा वंश के शासकों को क्या कहा गया है, तो कछवा शासकों को रघुवंशी कहा गया है। क्या कहा गया है, रघुवंशी कहा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सूर्यमल मिश्रण का जो ग्रंथ है वंश भास्कर, इस वंश भास्कर में आपके जो आमेर के कछवा वंश के शासक इन्हें क्या कहा गया है, तो इन्हें रघुवंशी कहा गया है। ये चीज भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाती है। आगे बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर आ जाते हैं, ये राम के पिता की बात करते हैं। ये यहाँ पर राम के पिता कौन हो जाते हैं, दशरथ के पिता कौन हो जाते हैं, अज के पिता कौन हो जाते हैं, दलीप, और दलीप के पिता कौन हो जाते हैं विद्यार्थियों, वो हो जाते हैं रघु। ठीक, ध्यान दीजिएगा। भगवान राम, इनके पिता दशरथ के पिता राजा के पिता राजा दिलीप के पिता कौन हो जाते हैं, रघु हो जाते हैं। और यही क्रम आप देखते आ रहे हैं कि आमेर जो शिलालेख है 1612 का, वहां पर भी इन कछवा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया। मतलब किसके कुल के हो गए, रघु के कुल के हो गए प्यारे विद्यार्थियों। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर राम के दो पुत्र की आपने बात की है, एक तो कौन हो गए, लव, और दूसरे कौन से हो जाते हैं, कुश हो जाते हैं। तो लव और कुश ये राम के पुत्र हैं। तो देखे आपने आमेर शिलालेख में रघुवंश तिलक, क्यों, रघु के कुल से चला आ रहे हैं, रघु के बाद दलीप के बाद अज के बाद दशरथ के बाद राम के बाद इनके दो पुत्र लव और कुश के ही वंशज कछवा कहलाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ रघुवंश तिलक या फिर सूर्यमल मिश्र ने रघुवंशी का वो इसी आधार पर कहा है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गए होगी। अब ध्यान दीजिए, इन्हीं कुश के जो वंशज थे ये वो थे नल। कहा जाता है कि इसी कछवा वंश के जो शासक हैं वो कौन है, नल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये और नल नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये राजा थे। कौन थे, कछवा वंश के शासक थे, राजा थे। तो यहाँ पर देखे राजा नल के बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो राजा नल हैं, राजा नल के द्वारा 826 ईस्वी में, कब की बात है, 826 ईस्वी में नरवर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, नरवर। और नरवर क्षेत्र तो कहाँ पर है, ग्वालियर में है। कहाँ पर है, ग्वालियर। और ग्वालियर तो कहाँ पर पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों, एमपी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, एमपी में पड़ता है। तो 826 ईस्वी में नरवर ग्वालियर मध्य प्रदेश में राजा नल के द्वारा क्या की गई है, स्थापना की गई। क्या की गई है, स्थापना। तो नरवर की स्थापना किसके द्वारा की गई है, राजा नल के द्वारा की गई है। और कब की बात है, 826 की बात है। अब ध्यान दीजिएगा, इस राजा नल का वंशज ही आगे जाकर कौन आता है, वो आता है देखे सालह देव। कौन आया, सालह देव। इसी नल का वंशज कौन आया प्यारे विद्यार्थियों, सालह देव आया। सालह देव का जो वंशज है वो कौन आया, ढोला सिंह। कौन आया, ढोला सिंह। ठीक है,
और ढोला सिंह का जो वंशज आया वो क्या आया, तो वो है तेजकरण। कौन आया, तेजकरण। और तेजकरण को क्या कहा गया है, दुल्हे राय। इसे ही क्या कहा गया प्यारे विद्यार्थियों, दुल्हे राय कहा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, तेजकरण या फिर दुल्हे राय। यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ गए। देखिए यहाँ कुश के वंशज कुशवा कहलाए, कुश के ही वंशज का एक शासक आया नल। नल ने 826 में नरवर क्षेत्र ग्वालियर मध्य प्रदेश की स्थापना की और इसे ही क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया था। आगे नल का ही वंशज कौन आया, सालहदेव। सालहदेव का वंशज कौन आया, ढोला सिंह। और इसका ही वंशज कौन है, तेजकरण या फिर दुल्हे राय आया है। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कौन आ गया, तेजकरण दुल्हे राय। और यहीं से आपका आमेर का जो इतिहास है उसके क्या हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत हो जाती है। तो देखिए थोड़ा सा ढोला सिंह जो है इसकी बात कर लेते हैं। तो ढोला सिंह की जो पत्नी है, ढोला सिंह की पत्नी वो कौन हो जाती है, मारू। कौन हो जाती है, मारू। अब ध्यान दीजिए इसी ढोला सिंह का पुत्र कौन है, तेजकरण या फिर दुल्हे राय है। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ गई। आगे बात करें, देखिए आगे बात करते हैं। तो अब ले लेते हैं अपन किसकी बात कर लेते हैं, दुल्हे राय की। बात किसकी करेंगे, दुल्हे राय की। दुल्हे राय या फिर तेजकरण, दुल्हे राय या फिर तेजकरण। ठीक, देखिए दुल्हे राय या फिर तेजकरण की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो दुल्हे राय फिर तेजकरण कौन था, आमेर के शासकों में सबसे पहला ही नाम जो अपन पढ़ने वाले हैं वो दुल्हे राय पढ़ने वाले हैं। फिर दुल्हे राय को ही क्यों पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अपन किसी दूसरे शासक को क्यों नहीं पढ़ रहे। तो देखिए आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे विश्वास है आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि आमेर के कछवा वंश का जो संस्थापक मूल पुरुष जो रहेगा वो कौन रहने वाला है, दुल्हे राय या फिर तेजकरण यहाँ पर रहने वाला है। देखिए तो दुल्हे राय तेजकरण की अपन बात करेंगे तो किसका पुत्र हो गया, ढोला सिंह का। अब देखो आगे बात करें तो दुल्हे राय या तेजकरण की मैं बात करूं तो देखिए इसका मूल नाम क्या मिलता है प्यारे विद्यार्थी, वो मिलता है तेजकरण। मूल नाम क्या मिलता है, तेजकरण मिलता है। अब देखिए इसे दुल्हे राय का जो विवाह हुआ वो विवाह किससे हुआ, सुजान कंवर के साथ। किसके साथ में, सुजान कंवर के साथ में। ठीक है, तो ये राजा, ये इसकी रानी, ये राजा, ये रानी, बाकी आप सब बहुत अच्छे से समझते हैं। देखे तो दुल्हे राय का विवाह किसके साथ हो जाता है, सुजान कंवर के साथ में हो जाता है। और सुजान कंवर जो है किसकी पुत्री है, तो देखिए दौसा का एक चौहान शासक था रालपसी, या इसी को कहा जाता है रालहंसी। रालपसी या रालहंसी की क्या थी, ये पुत्री है। रालपसी या रालहंसी की पुत्री कौन है, सुजान कंवर। और ये कौन सा शासक था, ये चौहान शासक। कौन सा शासक है, चौहान शासक। रालपसी या रालहंसी कौन सा शासक हो गया, चौहान शासक है। और इसी की पुत्री कौन है, सुजान कंवर। और सुजान कंवर के साथ में किसने विवाह कर लिया है, तो वो कौन हो जाते हैं, आपके दुल्हे राय या फिर तेजकरण हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों अब इसी क्रम में अपन आगे बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर। तो देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये आपका कौन सा क्षेत्र है, आमेर। ठीक, आमेर का शासक तो कौन है, दुल्हे राय है। अब देखना यहाँ पास में एक क्षेत्र पड़ता है, कौन सा, दौसा। कौन सा क्षेत्र पड़ा, दौसा। और दौसा के पास में आपको पता है एक जिला आता है आपका, कौन सा आता है, अलवर। कौन सा आया, अलवर आया। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका पूरा जो ध्यान है वो बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। तो देखिएगा आमेर का शासक तो कौन हो गया, तो आमेर का शासक तो कौन है, तो वो तो दुल्हे राय। आमेर का शासक तो कौन है, दुल्हे राय है। ठीक, अब दौसा और अलवर से
दूल्हे राय का क्या कनेक्शन रहा है, इसके बारे में दोस्तों अपन यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ दौसा में जो शासक करते थे वो कौन थे? बड़े गुर्जर। कौन थे? बड़े गुर्जर। तो दौसा के आसपास के क्षेत्र में जो शासन करते थे वो कौन है? बड़ गुर्जर हैं। ठीक। साथ में देखिएगा, अलवर में एक क्षेत्र पड़ता है माझी, माझ या इसे माझी भी कहा जाता है। ठीक है। तो अलवर में एक क्षेत्र कौन सा पड़ा? माझ या फिर माझी पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये जो बड़ गुर्जर हैं जो दौसा में हैं, इस दौसा के जो बड़ गुर्जर हैं इनके द्वारा यहाँ की जो जनता है उसके ऊपर क्या किए जा रहे थे दोस्तों? उसके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, या फिर यूं कहें कि उन्हें कुल मिलाकर के परेशान किया जा रहा था। किसी न किसी कारण से दौसा की जो जनता थी उसे बड़ गुर्जरों के द्वारा परेशान किया जा रहा था। इस बात से यहाँ की सारी जनता क्या हो चुके हैं? परेशान हो चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि जो दूल्हे राय है वो आमेर से दौसा की तरफ रवाना होते हैं। ठीक है। और इनको पता चलता है कि जो बड़ गुर्जर है इनके द्वारा यहाँ की जनता को परेशान किया जा रहा है, जनता इनसे बिल्कुल क्या आ चुकी है? तंग आ चुकी है। जब इस बात का पता दूल्हे राय को पड़ता है तो दूल्हे राय जो दौसा में बड़ गुर्जर हैं इन बड़ गुर्जरों को क्या कर देगा दोस्तों? यहाँ पर पराजित कर देता है। क्या कर देता है? पराजित कर देता है। बड़े गुर्जरों के ऊपर दूल्हे राय के द्वारा आक्रमण किया गया और 1137 ईस्वी की बात थी। बात कब की है? 1137 ईस्वी की। ठीक है। अब आमेर के शासक दूल्हे राय के द्वारा दौसा में बड़ गुर्जरों के ऊपर 1137 में आक्रमण किया गया और इन्हें पराजित कर दिया। अब यहाँ पर दौसा में किसका अधिकार हो गया? दूल्हे राय का। दौसा में अधिकार किसका हो गया? दूल्हे राय का। ठीक है। पहली चीज यहाँ पर क्लियर हो गया आपके सामने कि आमेर से जो शासक है दूल्हे राय उनके द्वारा दौसा में बड़ गुर्जरों को पराजित किया गया 1137 में, और दौसा में अधिकार किसका हो गया? दूल्हे राय का हो गया। दोस्तों ये चीज क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, 1137 में ही यहाँ पर देखिए 1137 में ही कछवा वंश का संस्थापक या मूल पुरुष कौन हो जाएगा? दूल्हे राय। तो कछवा वंश का मूल पुरुष या फिर कछवा वंश का जो संस्थापक है वो कौन हो जाता है? तो वो हो जाता है दूल्हे राय। और दूल्हे राय के द्वारा 1137 में दौसा के बड़ गुर्जरों को पराजित करके किसकी स्थापना की गई दोस्तों? कछवा वंश की स्थापना की गई है। कौन से वंश की? कछवा वंश की क्या की गई है? स्थापना। कछवा वंश की क्या की गई? स्थापना। और कब की गई है? 1137 ईस्वी में की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, तो दूल्हे राय के द्वारा दौसा में बड़ गुर्जरों को पराजित करके 1137 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई दोस्तों? तो वो की गई है कछवा वंश की स्थापना की गई है। तो कछवा वंश की संस्थापक कौन हो गया? दूल्हे राय। या मूल पुरुष आदि पुरुष भी कौन हो गया? दूल्हे राय। और कब की गई स्थापना? तो 1137 ईस्वी में। किन्हें पराजित किया? तो दौसा में बड़ गुर्जरों को पराजित किया गया है। यहाँ तक की बात सबके क्लियर हो गई दोस्तों। आगे बात करते हैं। तो माझ या फिर माझी जो क्षेत्र है कहाँ पर है? अलवर में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? अलवर में आ रहा है। अब देखिए, बात करें तो यहाँ पर माझ या फिर माझी में जो अधिकार है वो किनका है? मीणाओं का। किनका है? मीणाओं का। और यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर यादवों का। किनका? यादव। यादव और मीणा जो है ये कहां पर अधिकार कर रहे हैं? तो ये माझ या फिर माझी के ऊपर क्या कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? अधिकार कर रहे हैं। हाँ, तो
अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो दौसा है, दौसा में बड़गुजरों को पराजित कर दिया गया है और आमेर में जो है कछुआ वंश की नींव रख दी गई है। तो कछुआ वंश की नींव 1137 में किसके द्वारा, दुले राय के द्वारा रखी गई है। वो तो संस्थापक भी कौन हो जाता है, दुले राय हो जाता है। सेकंड नंबर पर आप मांझ या माझी की यहाँ पर बात करते हैं। मांझ या माझी में किनका अधिकार है, मीणाओं का, साथ में कुछ संख्या में कौन थे, यादव भी थे। तो यहाँ मांझ या फिर माझी के मीणाओं को भी इसने क्या किया, दुले राय के द्वारा पराजित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पराजित किया गया किन्हें, मीणाओं को। तो मांझ या फिर माझी के मीणाओं को दुले राय के द्वारा पराजित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी किसका अधिकार हो गया, फिर दुले राय का अधिकार हो जाता है। अधिकार किसका हो गया, दुले राय का। अधिकार किसका हो गया, दुल्हे राय का। ठीक, तो देखिए दौसा में भी किसका अधिकार हो गया, दुल्हे राय का। यहां भी किसका अधिकार हो गया, मांझ माझी में भी दुल्हे राय का। दोनों क्षेत्र जीत लिए। अब पहला क्षेत्र जीता कौन सा, दौसा, और दौसा को ही दुल्हे राय के द्वारा क्या बनाया जाएगा, कछुओं की पहली राजधानी किसे बनाया गया है, तो दौसा को बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। देखिए तो कछुआओं की पहली राजधानी 1137 ईस्वी में दौसा को बनाया गया। किसे बनाया गया है, दौसा को बनाया गया। दौसा को बनाया गया। तो कछुआओं की पहले राजधानी किसे बना दिया गया है, दौसा को बना दिया। और दौसा को किसे ने बनाया है, तो दुल्हे राय ने। किसे पराजित किया गया, तो बड़गुजरों को पराजित करके बनाया गया। ये चीज के लिए नहीं, यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो देखिएगा, माझी के मीणाओं को, माझी के मीणाओं को पराजित किया गया। माझी के मीणाओं को पराजित किया गया। और यहाँ पर इस क्षेत्र का नाम बदलकर, इस क्षेत्र का नाम बदलकर, इस क्षेत्र का नाम बदलकर रामगढ़ कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रामगढ़ कर दिया गया। तो देखिए माँ या फिर माझी जो क्षेत्र था, जहां पर किसका अधिकार था, मीणाओं का अधिकार था। और मीणाओं को पराजित करने के बाद में यहाँ पर दुल्हे राय के द्वारा इस क्षेत्र का नाम क्या कर दिया गया, तो क्या कर दिया गया है, यहाँ पर इस क्षेत्र का नाम रामगढ़ कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, रामगढ़ कर दिया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे ही इस क्षेत्र का नाम रामगढ़ कर दिया गया है, यहीं पर दुल्हे राय के द्वारा कौन सी माता का मंदिर बनवाया गया, जम्मुवाई माता मंदिर। जम्मुवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया गया। कौन सी माता का मंदिर बनवाया गया, तो जमुआई माता का मंदिर कहां पर बनवाया गया है, तो यह बनवाया गया है रामगढ़ में। ठीक है, रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर बनवाया गया। इसीलिए जो जमुआई माता है, इसे क्या कहा गया, जमुआई माता का मंदिर। यहाँ पर निर्माण करवाए जाने के बाद में इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, निर्माण करवाया गया। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में रामगढ़ को, इसके बाद में रामगढ़ को जमुआ रामगढ़ कहा जाने लगा।
यहाँ तक की बात क्लियर है। देखिए, सबसे पहले राजधानी 1137 में दौसा को दूल्हे राय के द्वारा बनाया गया और दौसा में जो बड़ गुर्जर थे उन्हें पराजित किया गया। ठीक है। और दूसरा, माच या फिर माझी जो अलवर क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर मीणाओं को पराजित किया गया। और ये जो क्षेत्र था माच या माझी, इसका नाम बदलकर रामगढ़ कर दिया गया। इसी के उपलक्ष्य में जब दूल्हे राय के द्वारा यहाँ पर जमुआई माता का मंदिर बनवाया गया और जमुआई माता मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद में इस क्षेत्र को जमुआ रामगढ़ कहा जाने लगा है। क्या कहा जाने लगा है? जमुआ रामगढ़ कहा जाने लगा है। देखिए, अब दोस्तों या प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, इसके बाद में अपन पहली राजधानी इनकी दौसा होगी 1137 ईस्वी में। इसके बाद दूसरे अपन बात करें तो दूल्हे राय की आपने बात कर ली। अब यहाँ पर बात किसकी कर लेते हैं? कोकिल देव की। किसकी कर लेते हैं? कोकिल देव। ये जो कोकिल देव है, ये कोकिल देव किसका पुत्र है? दूल्हे राय का ही पुत्र है। किसका पुत्र है? दूल्हे राय का पुत्र है। कौन है? कोकिल देव है। कोकिल देव के समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या ध्यान रखना है? 1207 ईस्वी में 1207 ईस्वी में आमेर में भुट्टो मीणा को पराजित किया गया। और कछवा वंश की राजधानी और कछवा शासकों की दूसरी राजधानी आमेर को 1207 में बनाया गया। ठीक है। तो देखिए, दूल्हे राय के बाद में दूसरा शासक कौन आया? कोकिल देव। कोकिल देव किसका पुत्र है? दूल्हे राय का। कोकिल देव के द्वारा 1207 में आमेर में जो शासक करता था भुट्टो मीणा को पराजित किया गया और कछवा शासकों की दूसरी राजधानी किसे बना दिया है? आमेर को। कब की बात है? 1207 ईस्वी की बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने दो राजधानी आ चुके हैं कछवा शासकों की। पहली तो कौन से? 1137 में दौसा को दूल्हे राय ने बनाया। दूसरी राजधानी कौन से आ गए आपके? आमेर, जिसे 1207 में किसने बनाया है? कोकिल देव ने। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान देने वाली बात क्या है? वो ये है कि इस राजधानी जो दूसरे नंबर की राजधानी रही है इनकी आमेर, ये सबसे लंबे समय तक इनकी राजधानी रहने वाली है। कैसे? तो देखिए, 1207 में राजधानी बन गई। अब जब आप सवाई जयसिंह पढ़ेंगे, सवाई जयसिंह के समय 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना होने के बाद में, और जयपुर की जब स्थापना हो जाएगी 1727 में, उसके बाद क्या है आएगा यहाँ पर 1727 में सवाई जयसिंह किसे राजधानी बना देगा? जयपुर को राजधानी बना देगा। तो 1207 से लेकर 1727 तक राजधानी क्या रहने वाले? आमेर ही रहने वाले। इसीलिए आप सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक में ही देखा था कि अपन कहाँ का इतिहास पढ़ने वाले? आमेर का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो पहली राजधानी दौसा, दूसरी राजधानी कौन सी हो गई आपकी? तो हो जाती है कौन सी? वो हो जाती है आमेर। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, देखिएगा। इसके बाद में एक शासक आता है प्रजुनदेव, या इन्हें कहा जाता है पंचम देव। प्रजुनदेव या पंचम देव। यहां पर कुछ ध्यान नहीं रखना, इतना सा ध्यान रख लेना कि पृथ्वीराज तृतीय का सामंत था। पृथ्वीराज तृतीय का सामंत था और तराइन के द्वितीय युद्ध में मारा गया। ठीक।
प्रद्युम्न देव, पंचम देव, ये दो तो ये जो शासक है ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, लेकिन फिर भी अपन बात कर लेते हैं। तो देखो पहला शासक दुलेर है, दूसरा कौन है कोकिल देव, उसके बाद कौन है प्रद्युम्न देव या फिर पंचम देव, जिसका पृथ्वीराज तृतीय के साथ में द्वितीय युद्ध में जो युद्ध हुआ था तराइन का मोहम्मद गौरी के साथ में, उस युद्ध में मारा गया था। 1192 ईस्वी की बात है, और हरियाणा में करनाल क्षेत्र पड़ते हैं, वहां पर दोनों युद्ध लड़े गए थे, पहला 1191, दूसरा 1192 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर इसी क्रम में आगे बात करते हैं, तो कौन सा शासक, हाँ तो पहले विद्यार्थियों अपन यहाँ बात कर रहे थे कि जो आमेर हैं, वहां पर आमेर में किस वंश का शासन रहा था, तो वो कछवा वंश का शासन रहा था, जिसके बारे में आपने बात कर ली। देखिए अपन आगे बात कर रहे थे, तो देखिए जो प्रद्युम्न देव या फिर पंचम देव जो थे, ये किनके साथ बनते हैं, पृथ्वीराज तृतीय के। और पृथ्वीराज तृतीय जो है आप पढ़ेंगे अजमेर में, और अजमेर में पढ़ेंगे तो 1177 से लेकर 1192 तक शासनकाल आएगा। वहां पर तराइन का पहला युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ में लड़ा जाएगा, और द्वितीय युद्ध लड़ा जाएगा, वो लड़ा जाएगा 1192 ईस्वी में। देखो यहाँ प्रद्युम्न देव पंचम देव के साथ में युद्ध जो है तृतीय के साथ, पृथ्वीराज तृतीय के साथ में तराइन के द्वितीय युद्ध में प्रद्युम्न देव क्या हो जाते हैं, यहाँ पर वीर गति या फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद में जो शासक आए अगले वो कौन है, राजदेव। राजदेव के समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान क्या रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है, देखिए दोस्तों क्या ध्यान रखना है, तो इनके द्वारा कदमी महलों, इनके द्वारा कदमी महलों, कदमी पैलेस का निर्माण करवाया गया, जहां पर आमेर शासकों का क्या होता था, राज्याभिषेक होता था, राज्याभिषेक होता था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और किसके समय ध्यान रखनी है आपको, तो ये राजदेव के समय ध्यान रखना है कि राजदेव के द्वारा आमेर में कदमी महलों या कदमी पैलेस का निर्माण करवाया गया था, जहां पर जो आमेर के कछवा वंश के जो शासक थे, जो भी नया राजा बनता था उसका जो राज्याभिषेक होता था वो कहाँ होता था, वो ये बने हुए कदमी महल पैलेस जो या फिर जो कदमी महल यहीं पर क्या होता था, उनका राज्याभिषेक या फिर राज तिलक होता था। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक की जो सारी बात अभी तक आपने की है, मुझे आशा है आप सबको बहुत अच्छे से ये समझ में आए होगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चैनल है आपका मुकेश क्लासेस, जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल जो है यहाँ पर जितने भी वीडियो आपको मिल रहे हैं उनको लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने जो मिलने वाले उन सबको क्या कीजिए, शेयर कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद आगे अपन बात करने वाले हैं, यहाँ पर सीधे से अपन कहाँ आ जाते हैं अगले, तो वो आ जाएंगे अपन पृथ्वीराज कछवा के ऊपर। किसके ऊपर, पृथ्वीराज कछवा। और पृथ्वीराज कछवा की बात यहाँ पर करने वाले हैं। पृथ्वीराज कछवा का यहाँ से इनका जो शासनकाल है वो शासनकाल शुरू हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब तिथिबद्ध रूप से आपको यहाँ पर दिनांक मिलेगा, ईस्वी सन मिलेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका शासनकाल रहा है। तो पृथ्वीराज कछवा का जो शासनकाल रहा है ये कितना माना गया है, तो 1503 से लेकर और 1527 ईस्वी तक। कितने ईस्वी तक माना गया, 1503 ईस्वी से लेकर 1527 ईस्वी तक कौन सा शासक आ गया आपका, पृथ्वीराज कछवा यहाँ पर आ जाता है। अब पृथ्वीराज कछवा के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। पृथ्वीराज कछवा का शासनकाल 1503 से लेकर 1527 ईस्वी तक चला। देखिए
पृथ्वीराज कछुआ के कुल मिलाकर 12 पुत्र थे। कुल 12 पुत्र पृथ्वीराज कछुआ के थे और पृथ्वीराज कछुआ ने अपने 12 पुत्रों में अपना जो साम्राज्य था उस साम्राज्य को समान रूप से बराबर भागों में बांट दिया था। और जो समान रूप से बराबर भागों में बांटा गया था, इस व्यवस्था को क्या कहा गया था? इस व्यवस्था को 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा गया था। क्या कहा गया है प्यारे विद्यार्थियों? 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा गया। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 12 कोटड़ी व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किसके शासनकाल में? तो कौन हो जाएगा? पृथ्वीराज कछुआ हो जाएगा। कौन हो गया? पृथ्वीराज कछुआ हो जाते हैं। तो पृथ्वीराज कछुआ के द्वारा 12 कोटड़ी व्यवस्था क्या की गई? शुरू की गई है। पृथ्वीराज कछुआ का जो पुत्र आएगा, पुत्र का नाम आएगा सांगा, और सांगा के द्वारा सांगानेर कस्बा बसाया गया, जहां पर राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो किसके द्वारा? सांगा के द्वारा बसाया गया है सांगानेर कस्बा। और पृथ्वीराज कछुआ जो है, इस पृथ्वीराज कछुआ की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका शासनकाल कब से कब तक आएगा? तो यहाँ पर अपन पृथ्वीराज कछुआ की बात करने वाले हैं। पृथ्वीराज कछुआ का जो शासनकाल है 1503 से लेकर 1527 तक बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज कछुआ के जो पुत्र हैं, कुल कितने पुत्र हैं? तो पृथ्वीराज कछुआ के कुल कितने पुत्र हैं? 12 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 12 पुत्र हैं। पृथ्वीराज कछुआ ने क्या किया? अपना जो साम्राज्य, अपना साम्राज्य अपने सभी 12 पुत्रों में समान रूप से बांट दिया, जिसे 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा जाता है। 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा जाता है। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको पृथ्वीराज कछुआ में? तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि जो 12 कोटड़ी व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम हुई है वो किसके शासनकाल में? तो पृथ्वीराज कछुआ के शासनकाल में। 12 पुत्रों में अपने समान बांट दिया जो साम्राज्य था उसे, इसलिए इसे 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा गया है। इसके द्वारा देखेंगे तो आमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? तो पृथ्वीराज कछुआ के द्वारा करवाया गया है। आगे देखिए, इसका एक पुत्र कौन था? सांगा। सांगा नाम के पुत्र के द्वारा सांगानेर कस्बा बसाया गया। सांगानेर कस्बा बसाया गया। तो पृथ्वीराज कछुआ के पुत्र का नाम क्या है? सांगा। सांगा के द्वारा कौन सा कस्बा बसाया गया है? सांगानेर कस्बा। और यहीं पर आपका राजस्थान का पहला कौन सा हवाई अड्डा है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? सांगानेर में बना हुआ है। यहीं पर लिख देते हैं राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? वो सांगानेर। सांगानेर कहाँ पर है? जयपुर में है। ध्यान दीजिएगा, ये सांगानेर जो है, सांगानेर को क्या कहा जाता है? मोजमाबाद। क्या कहा गया था? मोजमाबाद। या फिर यूं कह दें कि सांगा के द्वारा मोजमाबाद की स्थापना की गई, जिसे आगे जाकर क्या नाम दे दिया गया? इसके नाम पर सांगानार कर दिया गया। और यहीं पर आपका राजस्थान का पहला कौन सा हवाई अड्डा है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। यहाँ तक की बात सबके समझ में क्लियरली आगे होगी। तो अब इसके बाद में आगे बात करते हैं। तो देखिएगा,
देखे पृथ्वीराज कछवा के गुरु की बात करते हैं। पृथ्वीराज कछवा और पृथ्वीराज कछवा के जो गुरु हैं वो गुरु हैं चतुरनाथ। कौन से नाथ हैं? चतुरनाथ। और ये चतुरनाथ कौन से संप्रदाय के हैं? नाथ संप्रदाय के। कौन से संप्रदाय के थे? नाथ संप्रदाय के। अब देखो नाथ संप्रदाय के चतुरनाथ किसके गुरु हैं? पृथ्वीराज कछवा के। इसका मतलब आमेर में अभी शासक कौन है? पृथ्वीराज कछवा है। इस नाथ संप्रदाय के चतुरनाथ के द्वारा यहीं पर एक स्थान पड़ता है गलता जी। स्थान कौन सा पड़ता है? गलता जी। और गलता जी कहां पर है? जयपुर में। वर्तमान क्या कहते हैं आप आमेर को? आप वर्तमान में क्या कहते हैं? जयपुर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस पृथ्वीराज कछवा के गुरु चतुरनाथ है जो नाथ संप्रदाय के, और इस नाथ संप्रदाय की जो पीठ है इस चतुरनाथ के द्वारा कहां पर है? गलताजी जयपुर में बनाए गए। कहां पर बनाए गए? गलताजी जयपुर में। अब ध्यान देना आगे तो एक संप्रदाय आता है आपका रामानुज संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं या यूं कह दें कि एक शिष्य थे रामानुज जी के जिनका नाम क्या आता है? कृष्णदास पैहारी। क्या नाम आता है प्यारे विद्यार्थियों? कृष्णदास पैहारी। देखो यहाँ पर ध्यान देना मूल नाम तो क्या है? केवल कृष्णदास ही है। मूल नाम तो क्या है? कृष्णदास है। पैहारी तो नाम के पीछे लगाया गया है। क्यों? क्योंकि यह ऐसे व्यक्ति थे जो अन्न का दाना भी क्या नहीं करते थे? ग्रहण नहीं करते थे। ऐसे व्यक्ति कौन थे? कृष्णदास थे। तो कृष्णदास के द्वारा अनाज का एक भी दाना ग्रहण नहीं किया जाता था। केवल पेय पदार्थों का सेवन करते थे। पेय पदार्थों का सेवन करते थे, इसीलिए नाम के पीछे क्या लगा दिया गया है? पैहारी लगा दिया गया है। जो कौन से संप्रदाय के? रामानुज संप्रदाय के। अब यहाँ पर ध्यान देना, आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार। देखो इधर तो है चतुरनाथ जी, इधर है कृष्णदास पैहारी। चतुरनाथ जी यहाँ पर हैं जिन्होंने नाथ संप्रदाय की पीठ कहाँ बनवा रखे हैं? गलता जी में। ठीक, अब देखेंगे आप आगे क्या होता है थोड़ा सा। तो देखिए कृष्णदास पैहारी जो है ये पृथ्वीराज कछवा के पास में जाते हैं, और पृथ्वीराज कछवा के पास में जाने के बाद में पृथ्वीराज कछवा के पास जाकर ये क्या बोलते हैं कि हम आमेर में रामानुज संप्रदाय की पीठ बनाना चाहते। कौन सी पीठ बनाना चाहते? रामानुज संप्रदाय की पीठ बनाना चाहते हैं। क्या कह देता है पृथ्वीराज कछवा? भाई ठीक है बनाओ, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। आप कहां जहां भी आपके आमेर में इच्छा पड़े हैं वहां पर आप क्या है? रामानुज संप्रदाय की पीठ बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसको परमिशन दी गई पृथ्वीराज कछवा के द्वारा, वैसे ही कृष्णदास पैहारी का अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन आता है कि रामानुज संप्रदाय की जो पीठ है वो तो हमें कहाँ बनानी है? हमें तो गलताजी जयपुर में बनानी है। कहाँ बनानी है? गलताजी जयपुर में बनानी है, जहां पर ऑलरेडी कौन सी नाथ संप्रदाय की पीठ किसके और इसका गुरु कौन है? चतुरनाथ है। और ये कृष्णदास पैहारी भी क्या कह रहे हैं कि हम ये पीठ कहाँ बनाएंगे? गलताजी जयपुर में बनाएंगे। जैसे ही कृष्णदास पैहारी पृथ्वीराज कछवा की ये बात सुनता है, पृथ्वीराज कछवा की बात सुनने के बाद में कृष्णदास पैहारी यहाँ पर इससे एक बात कहता है कि आपको आपके गुरु के ऊपर अगर इतना ही विश्वास है तो एक बार आपके गुरु का मेरे साथ में क्या करवा दीजिए? युद्ध करवा दीजिएगा। क्या करवा देना है? युद्ध करवा देना है। और प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर युद्ध जो होगा वो तलवार भालों से इनसे नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो युद्ध होने वाला है वो किस पे आधार पर? ज्ञान के आधार पर होना है। किसके आधार पर? नॉलेज के आधार पर, ज्ञान के आधार पर यहाँ पर युद्ध होगा दोनों के मध्य। और जो युद्ध होगा उस युद्ध को आप क्या कहेंगे? शास्त्रार्थ का युद्ध कहेंगे। शास्त्रार्थ का युद्ध सोच रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर शास्त्रार्थ का युद्ध क्या होता है? तो देखे सुनिए ध्यान से। जिसके पास में शास्त्र क्या है? संस्कृत में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं? संस्कृत भाषा में। शास्त्र का मतलब हुआ है कि जिसके पास में शास्त्र, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जो आपके ग्रंथ है उनका अधिक ज्ञान जिसके पास में होगा वही क्या हो जाएगा? यहाँ पर विजय हो जाएगा। अब दोनों के मध्य इस बात को लेकर क्या हो गया? यहाँ पर युद्ध होगा। अब देखो एक तरफ तो कौन है? कृष्णदास पैहारी, और दूसरी तरफ कौन है? ये चतुरनाथ। कौन से नाथ है? चतुरनाथ है।
दोनों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? शास्त्रार्थ का युद्ध हुआ। शास्त्रार्थ युद्ध। कौन सा युद्ध हो गया? शास्त्रार्थ का। शास्त्रार्थ युद्ध का मतलब समझ गए आप? ज्ञान के आधार पर, नॉलेज के आधार पर, धार्मिक ग्रंथों के नॉलेज के आधार पर जिन ज्ञान के आधार पर जो युद्ध हुआ था उसे कौन सा युद्ध कहा गया? शास्त्रार्थ। इस युद्ध में इस कृष्णदास पय्याहारी के द्वारा चतुरनाथ को क्या कर दिया गया? पराजित कर दिया। क्या हो गया? पराजित। ये लो, पृथ्वीराज कछुआ के गुरु का तो ज्ञान है, यहीं पर क्या हो गया? फ्लॉप। पृथ्वीराज कछुआ के गुरु तो यहीं पर फ्लॉप हो जाते हैं। और इसके बाद में जो कृष्णदास पय्यारी हैं, ये कृष्णदास पय्यारी गलताजी में कौन से संप्रदाय के पीठ बनाएंगे? रामानुज संप्रदाय की। कौन से संप्रदाय की? रामानुज संप्रदाय की। तो देखो, कृष्णदास पय्यारी ने शास्त्रार्थ के युद्ध में चतुरनाथ को पराजित करने के बाद में गलताजी जयपुर में रामानुज संप्रदाय के क्या बनाएंगे? पीठ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नोट लिख देते हैं अपन। यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि गलताजी जयपुर में, गलताजी जयपुर में रामानुज संप्रदाय की पीठ बनाए गए। ठीक है, यहां तक सभी के बात समझ में आ गए। देख एक बार फिर से समझ लेते हैं। पृथ्वीराज कछुआ के गुरु चतुरनाथ है, नाथ संप्रदाय के पीठ कहाँ है? गलताजी जयपुर में। चतुरनाथ कृष्णदास पय्यारी जो रामानुज संप्रदाय के थे, इन दोनों के मध्य शास्त्रार्थ का युद्ध हुआ। पराजित कौन हो गया? चतुरनाथ। जैसे ही कृष्णदास पय्यारी विजय हुआ, इसने गलताजी जयपुर में रामानुज संप्रदाय के क्या बना दिए? प्रधान पीठ बना दे। तो गलताजी जयपुर में पीठ कौन से संप्रदाय के हो गए? रामानुज संप्रदाय के हो गए। ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, गलताजी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार, तो देखेंगे गलताजी को क्या कहा गया। देखो, तो गलताजी को जो स्थान है उसे क्या कहा जाता है? मंकी वैली या बंदरों की घाटी। मंकी वैली या फिर बंदरों की घाटी किसे कहा गया है? तो वो कहा जाता है गलताजी जयपुर को। मंकी का मतलब क्या हो गया? बंदर। वैली का मतलब हो गया घाटी। मंकी वैली या फिर बंदरों की घाटी किसे कहा गया है? गलताजी जयपुर को कहा गया है। यहाँ तक की बात आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बाद अपन आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक शासक आता है, इसके बाद में रतन सिंह कछुआ। कौन से सिंह आ गए? रतन सिंह कछुआ। रतन सिंह कछुआ के समय आपको क्या ध्यान रखना है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहली बात देखिए, इसके समकालीन बात करेंगे तो दिल्ली का शासक रतन सिंह कछुआ के समकालीन दिल्ली का शासक तो कौन हो जाता है? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। तो रतन सिंह कछुआ के समकालीन जो दिल्ली है वहां का शासक कौन हो गया? शेर शाह सूरी हो जाता है। अब आगे बात करते हैं, तो शेर शाह सूरी के द्वारा शेर शाह सूरी के द्वारा 1544 ईस्वी में रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया गया और इस समय रतन सिंह ने शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली।
और शेरशाह सूरी जो इसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक। कब से कब तक है? 1540 से 1545 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना गया। तो देखिए दोस्त प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रतन सिंह कछवा के समकालीन दिल्ली का शासक कौन हो गया? शेरशाह सूरी। कब की बात है? तो 1540 से 1545 तक शासक कौन रहा है? तो वो रहा है इसके समकालीन शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के द्वारा 1544 में क्या पर आक्रमण किया गया? रतन सिंह के ऊपर। रतन सिंह ने इसकी सेना से मुकाबला करना उचित नहीं समझा और का मुकाबला उचित नहीं समझते हुए क्या करता है? इसमें इसके अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो राजपूताने का पहला शासक जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की वो कौन हो जाएगा? रतन सिंह कछवा हो जाएगा। और रतन सिंह कछवा का जो शासन काल है वो कब माना जाता है? तो वो माना गया है 1536 से लेकर 1547 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1536 से लेकर 1547 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना गया। तो माना गया रतन सिंह कछवा का शासनकाल। और ये जो रतन सिंह है ये कौन सी प्रवृत्ति का? तो अय्यासी प्रवृत्ति का व्यक्ति माना जाता है। कौन सी प्रवृत्ति का? अय्यासी प्रवृत्ति का व्यक्ति माना गया है। अब देखे तो इसको एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। देखे ठीक है, आमेर का इतिहास आपने शुरू किया। आमेर का प्राचीन नाम क्या कहलाया? ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढाड़ प्रदेश क्यों कहा गया? क्योंकि इस क्षेत्र में कौन सी नदी बहा करती थी? ढूंढ नदी बहा करती थी, इसलिए इस क्षेत्र क्या कहलाया? ढूंढाड़ प्रदेश कहला है। आमेर में शासन करने वाला जो वंश था वो कौन सा है? कछवा वंश था। और कछवा वंश के शासक स्वयं को क्या कहते हैं? भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। आगे बात करेंगे तो भगवान राम के दो पुत्र हैं लव और कुश। उसके वंशज कौन कहलाए? कछवा कहलाए। आमेर का जो शिलालेख है 1612 का, इस आमेर शिलालेख में कछवा वंश के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। और इनका ग्रंथ कौन सा है? वंश भास्कर। सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर जो ग्रंथ है, इस वंश भास्कर में कछवा शासकों को क्या कहा गया है? रघुवंशी कहा गया है। क्या कहा गया है? रघुवंशी कहा गया है। आगे देखें, रघु का पुत्र दलीप, दलीप के पुत्र अज के पुत्र दशरथ थे, दशरथ के पुत्र राम थे और राम के दो पुत्र वही कुश। अब देखो कुश के वंशज कौन थे? नल। नल ने 826 में नरौर क्षेत्र ग्वालियर मध्य प्रदेश की क्या की स्थापना की? नरौर क्षेत्र की। और अपनी राजधानी भी किसे बनाया था? नरौर को बनाया था। नल का वंशज थे साला देव था और साला देव का जो पुत्र था ढोला सिंह था। ढोला सिंह की पत्नी कौन थी? मारू। इसे ढोला सिंह का पुत्र कौन आया? तेजकर्ण या फिर दुर्लभ। यहीं से आपका जो आमेर का इतिहास है वो क्या हो जाता है? वो यहाँ से शुरू हो जाता है। अब देखे आगे, दूल्हे राय या फिर जो तेजकर्ण है इसका मूल नाम क्या है? तेजकर्ण मिलता है। विवाह किसके साथ हुआ? सुजान कौन के साथ? जो किसके पुत्री है? रालपसी रालहंसी की पुत्री जो चौहान शासक था। दूल्हे राय के द्वारा 1137 में दौसा में बड़ गुजरों को पराजित किया गया और 1137 में कछवा वंश की क्या रखी? यहाँ पर नींव रखी। तो कछवा वंश का संस्थापक या मूल पुरुष कौन हो जाता है? दूल्हे राय। कब की बात है? 1137 की। इसके बाद में अलवर में क्षेत्र पड़ते हैं माच या फिर माझी। यहाँ पर मीणाओं को पराजित किया गया और यहाँ पर भी किसका अधिकार हो गया? दूल्हे राय का अधिकार हो गया। आगे देखे, कछवाओं की पहली राजधानी 1137 में दौसा को बना दिया दूल्हे राय ने बड़ गुजरों को पराजित करके। माझी के मीणाओं को पराजित किया और यहाँ से क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? रामगढ़ कर दिया गया है। यहाँ रामगढ़ में कौन सी माता का मंदिर का निर्माण करवाया? जमुआई माता। जमुआई माता मंदिर का निर्माण कर इसके बाद रामगढ़ को भी क्या कहा जाने लगा? जमुआ रामगढ़ कहा जाने लगा। यहाँ पर आपको एक और चीज नोट करनी पहले विद्यार्थियों, तो देखिए जमुआ रामगढ़ को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जमुआ रामगढ़ को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर फूलों की क्या होती है? अधिक उत्पादन या फिर अधिक खेती होने के कारण ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहेंगे? जमुआ रामगढ़ को कहा जाता है। ये जमुआई माता मंदिर ये क्या हो गई? कछुओं की कुल देवी। कछुओं की कुल देवी कौन सी माता हो गई? जमुआई माता। ये भी आपको ध्यान रखना है, कुल देवी कछुआओं की।
कछुओं की कुल देवी कौन सी माता हो गई है? जम्मू माता हो गई। यहाँ पर आपको नोट करना है। इसके बाद बात करेंगे कोकिल देव की। 1207 में आमेर में फुट्टू मेणों को पराजित किया और कछुआ शासकों की दूसरी राजधानी किसे बना दिया? आमेर को। कब की बात है? 1207 ईस्वी की बात। आगे देखिए अर्जुन देव पंचम देव आए। पृथ्वीराज तृतीय के सामर्थ्य जो कौन से युद्ध में मारे गए? त्रैन के द्वितीय युद्ध में। इसके बाद कौन है? राजदेव। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से महलों में आमेर शासकों का राज तिलक या फिर राज्याभिषेक होता है? कौन से महलों में होता है? तो कदमी महल या फिर कदमी पैलेस के अंदर होता है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो राजदेव के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट, पृथ्वीराज कछुआ की बात की 1503 से 1527 तक कुल 12 पुत्र थे। अपना साम्राज्य अपने सभी 12 पुत्रों में समान रूप से बांट दिया, जिसे क्या कहा गया है? 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा गया है। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया। सांगा जो इसका पुत्र था उसके नाम पर मौजमाबाद जिसे सांगानेर कहा जाता है, और यहीं पर राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना हुआ है। देखे पृथ्वीराज कछुआ के गुरु कौन है? चतुरनाथ जी। और कौन से संप्रदाय के? नाथ संप्रदाय के थे। इनके पेट कहां पर है? गलता जी जयपुर में। रामानुज संप्रदाय के ही एक व्यक्ति कौन है? कृष्णदास पय्यारी। इस कृष्णदास पय्यारी और चतुरनाथ के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो शास्त्रार्थ का युद्ध हुआ। और कौन पराजित हो गया? चतुरनाथ। इसके बाद में ये रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर बनाई गई है? तो ये गलता जी जयपुर में बनाई गई। और गलता जी को क्या कहा जाता है? मन की वैली या फिर बंदरों की घाटी भी कहा जाता है। आगे रतन सिंह कछुआ आया 1536 से 1547 तक। इसके समकालीन दिल्ली में कौन है? शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा। शेरशाह सूरी के द्वारा 1544 में रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया गया है, लेकिन रतन सिंह ने यहाँ पर युद्ध नहीं किया और इस समय इसके क्या मान ली? शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। तो अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? रतन सिंह कछुआ था, जिसने 1544 में किसकी अधीनता मान ली थी? शेरशाह सूरी की अधीनता मान ली थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा कर सकता हूं कि आज जो आपने क्लास रही है, ये क्लास आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बहुत विस्तृत रूप से अपन यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। तो इसी के साथ में आज के लिए अपने क्लास को अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।